जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथ का आखिरी लेक्चर है, अलजबरा रह गया था और ये थोड़ा सा मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अलजबरा में ऐसी चीज़ें होती हैं इक्वेशंस वगैरह जो ऑनलाइन उस तरह जिस तरह मैं अमूमन आपको लेक्चर भेजता हूँ लैपटॉप से, तो वहाँ पे वो उस तरह नहीं समझाई जा सकती थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर है, एक्स क्यूब है, 2x स्क्वेयर है, तो ये चीज़ें लिखने वहाँ पे मकसद आपको चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके समझाना है, इसलिए थोड़ी मैं इस पे बाकी लेक्चर्स की निस्बत आज मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें ताकि ईज़िली समझ आ जाए। सही है। तो देखें, अलजबरा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आती भी हैं और जो काम की हैं, वो मैं बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ताकि आपके कंसेप्ट भी बन जाएँ। और देखें, मैं अभी एक इक्वेशन लिखूँगा, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक ही में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। आपने अलजबरा में इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी हमेशा। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सही है, और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट। और इसके अलावा आपने सुना होगा एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, सही है, पावर कह लें। अच्छा, डिग्री क्या होता है, ये इन चीज़ों से एमसीक्यूज भी आते हैं। ये देखिए, मैंने 5 चीज़ें आपके सामने लिख दी हैं, आपने सुना होगा, सारी चीज़ों के नाम सुने होंगे लाजमी। अभी मैं एक ही इक्वेशन लिखता हूँ और इसमें आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ, इनका फ़र्क आपको बता देता हूँ। सही है। मिसाल तौर पे मैं खुद से लिख रहा हूँ इक्वेशन, टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 3। ये मैंने खुद से इक्वेशन लिखी है जिसमें सारी चीज़ें ताकि आ जाएँ, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सही है। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले वेरिएबल क्या है इसमें। ये आसान है, आपको पता है कि एक्स वाई जो होते हैं हमेशा, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल होते हैं। सही है। वेरिएबल का कंसेप्ट ये है कि ये चेंज, इसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरिएशन से निकले। सही है। वेरिएशन उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बदलाव आता रहता है, कांस्टेंट नहीं होती, यानी कांस्टेंट का ऑपोजिट है। सही है। अब कांस्टेंट क्या है इसमें, वेरिएबल तो इजी था। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में लोग बाज़ औक़ात मिक्स कर लेते हैं, कोफिशिएंट को कांस्टेंट समझ लेते हैं, कांस्टेंट को कोफिशिएंट। तो आपने ये समझना है कि देखें, अब यहाँ पे एक्स और वाई तो निकल गया, अब 2 रह गया, 3 रह गया, और ये 2 रह गया जो ऊपर उसकी पावर में है, या सही है। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है, अब इतना तो आपको आइडिया होगा, ये या ये 2 है या ये 3 है, लेकिन इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपने ये समझना है कि ये जो वैल्यू अलग थलग होती है, बिल्कुल अकेली होती है, ये कांस्टेंट होता है। सही है। ये चेंज भी होती है, चेंज भी हो सकती है। ये जो 2 जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये कोफिशिएंट होता है इसका। सही है। इसलिए आपने देखें, अब कोफिशिएंट और कांस्टेंट का फ़र्क आपको समझ आ गया। कोफिशिएंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हमेशा उसके साथ होता है, कांस्टेंट अलग थलग होता है। वेरिएबल ये हो गए। अब ये 2 क्या है, एक चीज़ रहेगी सिर्फ, ये 2 जो है ना, ये एक्सपोनेंट है। सही है। बेस एक्सपोनेंट आपने देखा होगा, पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कह लें। सही है। एक्सपोनेंट या पावर। अच्छा, डिग्री क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं। देखें, ये तो एक्सपोनेंट या पावर होगी 2, किसी भी इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या होती है, ये आपने समझना है। देखें, अब ये जो वेरिएबल की पावर थी 2, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सही है। ये जो y है, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 1 है। सही है। कुछ भी ना हो अगर, तो ये 1 होता है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई भी हो रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। सही है। लेकिन डिग्री क्या चीज़ होती है, डिग्री ये होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन, यानी कि ये भी वेरिएबल है, ये भी है, इसमें हो सकता है जेड भी होता, तो उनमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 2 है इसकी। सही है। तो 2 डिग्री है। सही है। डिग्री भी है, यहाँ एक्सपोनेंट भी है, लेकिन एक्सपोनेंट तो ये 1 भी है। इसका एक्सपोनेंट हर वेरिएबल का अलग अलग होता है, एक्स का 2 है, वाई का 1 है, आगे जेड होता तो उसका 3 भी हो सकता था, 2 भी, 1 भी, जो भी। डिग्री होते हैं हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट उसका जो होता है। सही है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है। अब डिग्री को ऐसे समझे ना कि देखें, आपने मिसाल तौर पे बीएस किया हुआ है या एमएस किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है, तो आपसे जब कोई बंदा पूछता है कि आपकी डिग्री क्या है, तो आप उसको ये कहते हैं कि मैंने मैट्रिक किया था, फिर एफएससी किया था, फिर मैंने
BS की है और फिर फ़लाँ फ़लाँ, या डायरेक्ट कहते हैं कि मेरी BS है डिग्री या MPhil है, मैंने MPhil किए हुए, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। बस आप इस तरह समझ लें कि x की 2 है, y की 1 थी, हाईएस्ट क्योंकि 2 है x की, तो ये डिग्री है इसकी। तो चलिए डिग्री का मसला भी हल हो गया। अब एक और चीज़ है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये मैं अभी आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फ़र्क भी बताता हूँ। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के फ़र्क क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल आखिरी चीज़ समझ लें कि 5 चीज़ें तो हमने ऐसे एक इक्वेशन समझ ली। इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ़, ये जो एक्सप्रेशन है। अच्छा चलें, एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। इक्वेशन जो होती है उसमें इक्वल टू का साइन होता है हमेशा, जबकि एक्सप्रेशन में नहीं होता। एक्सप्रेशन में एक ही साइड होती है। अब इसको अगर मैं इस तरह ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो या 1 या 2 कुछ भी लिख लेता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाती है। बस ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन का फ़र्क है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, इसमें हमने कोफिशिएंट भी देख लिया, वेरिएबल भी देख लिया, डिग्री भी देख लिया, एक्सपोनेंट भी देख लिया। ये जो प्लस या माइनस के साइन होते हैं ना दरमियान में, इनको ऑपरेशंस कहते हैं। सही है, पीछे हमने पढ़ा था ना, होल नंबर के साथ मुख्तलिफ हम ऑपरेशंस करते थे, प्लस करते थे, कभी माइनस कभी मल्टीप्लाई। ये जो साइन होते हैं ये ऑपरेशंस होते हैं। चलिए इसको भी नोट कर लें, ऑपरेशंस। इसमें दो ऑपरेशंस हैं, 2 बार ये साइन आ रहा है प्लस का। माइनस भी होता तो फिर भी 2 ही थे। सही है, यानी कि, और ये जो चीज़ें हैं ना जिनको प्लस का साइन अलग कर रहे हैं, मिसाल तौर पर 2x², y और 3, ये नंबर, ये टर्म्स हैं, इसके अंदर क्या हैं, टर्म्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। सही है, कितनी टर्म्स हैं, 3, 1, 2 और 3, 3 टर्म्स हैं। 2 ऑपरेशन हैं, हमेशा टर्म ऑपरेशन से एक ज़्यादा होगी। सही है, अगर यहाँ पे मिसाल तौर पे आगे प्लस लग के कुछ और भी होता तो फिर ऑपरेशन 3 हो जाते और टर्म्स 4 हो जाती। तो टर्म्स कितनी होगी, 3 टर्म्स होगी। टर्म्स को ऐसे देखने चाहिए, 1, 2, 3। अब ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब टर्म्स के बाद आपने ये सारी चीज़ें समझ ली बुनियादी। नेक्स्ट चीज़ अब जो है वो एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फ़र्क भी समझ लिया। अब पोलिनोमियल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोलिनोमियल क्या है, बल्कि पोलिनोमियल पे जाने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है कि लाइक टर्म्स, क्योंकि अभी हमने टर्म्स की है ना, देखें इसमें टर्म्स कितनी थी। 2x² एक टर्म है, y एक टर्म है, y को 1 भी लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थी 3 टर्म्स थी। देखें, 1, 2, कितनी टर्म्स थी, 3 ऊपर वाली इक्वेशन में। अब लाइक टर्म क्या होता है, देखें हमने पढ़ा था रैशनल नंबर में लाइक नंबर और अनलाइक नंबर। यानी कि रैशनल नंबर में तो हमने ये पढ़ा था कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो इस तरह, तो वो आपस में लाइक होते हैं और वो आपस में आराम से प्लस भी हो जाते हैं। लाइक का मतलब, ये जो लाइक नहीं होते थे तो उनको हम लाइक बनाते थे। जिस तरह ये हो गया, ये अब आपस में, ये देखें, ये अब आपस में ये डिनोमिनेटर सेम है तो रैशनल नंबर में हम कहते थे ये लाइक लाइक टर्म्स हैं या लाइक नंबर है। सही है, रैशनल नंबर। अब अगर सेम नहीं है तो उसको हम सेम बनाते होते थे ताकि हमारे पास इजीली ये ऐड हो जाए। तो इस तरह लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स ये होती हैं कि देखें, दो शराइत हैं लाइक टर्म्स के लिए। लाइक टर्म्स के लिए दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसका वेरिएबल दोनों टर्म्स का सेम होना चाहिए। जिस तरह यहाँ डिनोमिनेटर सेम होता था तो लाइक टर्म कहते थे हम। दूसरी शर्त यह है कि उसका एक्सपोनेंट या जो हमने पावर पढ़ा है वो भी सेम होनी चाहिए। दो शर्तें। सही है, कोफिशिएंट डिफरेंट भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 3 ही चीज़ें हो सकती हैं ना, ये टर्म है 2x², इसमें 3 ही चीज़ें हैं ना, एक इसका कोफिशिएंट है, एक इसका वेरिएबल है, एक इसका एक्सपोनेंट है। तो लाइक टर्म के लिए अब मिसाल तौर पे ये है ना 2x² और 1x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये लाइक टर्म्स इसलिए हैं क्योंकि ये उस शर्त पे पूरा उतरती हैं लाइक वाले की, इनका वेरिएबल भी सेम है, दोनों का वेरिएबल x है और दोनों की पावर भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है। कोफिशिएंट एक का 2 है, एक का 1 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक टर्म्स हैं इसलिए तो ये प्लस भी आराम से हो जाएंगी। ये देखें, प्लस करना हो तो 3x²। अब अगर एक शर्त भी कम होती है इसमें, मिसाल के तौर पे ऐसे हो जाता,
अब देखें एक्सपोनेंट तो सेम है दोनों का, दो दो, एस का भी दो, एस का भी दो, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, इसका एक्स है, एक्स का वाई है। तो अब ये प्लस हो सकती हैं? नहीं हो सकती, तो इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है। या इस तरह होता कि चलें वेरिएबल भी सेम हो जाते, इसका भी टू, इसका भी एक्स है वेरिएबल, नीचे भी एक्स ही होता, लेकिन यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाता, एक्सपोनेंट चेंज हो जाते, तो फिर भी ये प्लस नहीं हो सकती। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जो आराम से प्लस या माइनस हो जाए, सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई ये हो सकती हैं, देखिए मल्टीप्लाई का रूल अलग है, लाइक इसका अलग है प्लस का। लाइक टर्म्स प्लस और माइनस आराम से हो जाती हैं, जबकि मल्टीप्लाई में देखें, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का रूल हमेशा ये है कि वेरिएबल सेम हो। देखिए कोफिशिएंट से तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट डिफरेंट बेशक हो, मल्टीप्लाई हो जाएंगे या प्लस हो जाएंगे ना, वो तो तंग नहीं करते। अब देखें अगर इस तरह होता, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई का रूल है हमेशा, ये तो मल्टीप्लाई होंगे, सही है, जैसे ये यहाँ पे प्लस होते हैं। ये मल्टीप्लाई का रूल ये है कि मल्टीप्लाई में ये जो एक्सपोनेंट होते हैं ये ऐड हो जाते हैं, ये हो गए x4 हो गए, सही है। अब मल्टीप्लाई में लाइक टर्म ना भी हो, देखें ये, अब ये लाइक टर्म नहीं है, वेरिएबल सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई फिर भी हो जाता है, ये प्लस हो जाती हैं टर्म्स, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल ये है कि बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, सही है। ये भी देखें, ये अब प्लस नहीं हो रही थी लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, ये प्लस नहीं हो रही थी लेकिन मल्टीप्लाई हो गई है। तो जो सेम टर्म्स होती हैं जिसको कहते हैं लाइक टर्म्स, वो प्लस और माइनस करने के लिए होती हैं। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई, आगे देखें, ये प्लस माइनस ये सारा आपने एक्सरसाइज देखनी है। मैंने मल्टीप्लाई का तरीका भी आपको बता दिया, प्लस में कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं और मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसका तो मसला नहीं है, कोफिशिएंट का मैंने इसलिए कहा कि मसला नहीं है। जबकि प्लस करते हुए बेसिस सेम होती हैं, इसलिए लाजमी है कि देखें बेसिस सेम होंगी तो ये प्लस होगा। 3x² आंसर आ गया है, यहाँ पे 3 अब नहीं हो रही, बेसिस सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में एक ही शर्त है कि सिर्फ बेस सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होनी चाहिए, बेस और वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं करना आपने, एक ही वो है। जबकि मल्टीप्लाई में अगर पावर सेम नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर, सही है। अब पॉलिनॉमियल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने समझनी है, इसकी टाइप्स भी हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। पॉलिनॉमियल कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है, ये जो ऊपर मैंने लिखी थी इसको ही मैं लिख लेता हूँ, 2x² प्लस y प्लस 3। अब ये जो इक्वेशन है ना ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल की एक ही शर्त है कि इसकी जो एक्सपोनेंट है, ये जो 2 है, ये होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे डेसिमल और फ्रैक्शन वाले बल्कि होते ही नहीं हैं, बहुत कम आपने देखे होंगे। अगर ये x के ऊपर 0.5 होता या x के ऊपर इस तरह 1/2 लिखा होता या कुछ भी, इसकी पावर या डेसिमल में लिखी होती या इस तरह 1/2 फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं था। पॉलिनॉमियल की एक ही शर्त है कि होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर आपने पढ़ा हुआ है 0 1 2 3 4, बेशक ये 0 भी हो जाए, अच्छा ये फिर भी पॉलिनॉमियल है। इसका आंसर क्या होता है वैसे, एक्स के ऊपर पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 होता है हमेशा, ये याद रखने। किसी भी नंबर के 1 लाख भी लिखा हुआ ऊपर, ऊपर जो है वो 0 हो तो आंसर 1 होता है हमेशा, पावर 0 हो तो आंसर 1 हो जाते हैं। अच्छा, पॉलिनॉमियल समझ लिया आपने, पॉलिनॉमियल की एक ही शर्त है कि उसकी जो पावर होगी, उसके वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, सही है, उसको डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब पॉलिनॉमियल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉलिनॉमियल की, वो आपने समझनी है। पॉलिनॉमियल की टाइप्स हैं, पॉलिनॉमियल की टाइप्स हैं, दो तरह की टाइप्स हैं पॉलिनॉमियल की। एक है विथ रिस्पेक्ट टू, एक है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स, जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 किस तरह हो सकती हैं। और एक है पॉलिनॉमियल की टाइप्स
ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल मैं बता रहा हूँ, सही है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऊपर मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। और दूसरी जो पोलिनोमियल की टाइप्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट या पावर जो होती है। अब देखें नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया है, बस ख़त्म हो गया, आगे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें एक ही टर्म है, बीच में प्लस आता तो तब दूसरी टर्म होती है ना, प्लस हमेशा दो टर्म्स को अलग करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, ये एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर। अल्लाह करे एक्स के ऊपर लाख भी लिखा हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम पोलिनोमियल की टाइप्स पढ़ें विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। तो ये एक ही टर्म है तो एक टर्म वाले को कहते हैं, एक टर्म वाले को कहते हैं, साइंस में भी पढ़ा था, एक टर्म के लिए यूज होता है मोनोमियल, मोनोमियल, सही है। अब दो टर्म्स हो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गया या कुछ भी लिख लें, प्लस 3 लिख लें, प्लस फलां फलां, ये नंबर ऑफ टर्म्स दो हैं तो अब ये बन गया बायनोमियल, बायनोमियल ट्राई पोलिनोमियल, सही है। अब तीन टर्म्स हैं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 कह लें, ये है ट्राइनोमियल, बस ठीक है, तीन काफ़ी हैं, तीन ही उसने बताई हुई हैं। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, अब नंबर ऑफ टर्म्स को नहीं देखना, अब एक्सपोनेंट को देखना है। मिसाल तौर पे नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा भी हो जाएंगे, सही है, ये एक्स स्क्वायर है, चलें ये इसको में एक्स प्लस वाई प्लस 1, अब इसमें एक्सपोनेंट क्या है या डिग्री कह लें, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, सही है। तो अगर जो है वो एक्सपोनेंट 1 हो, सही है, उसकी जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 1 हो, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 1 हो, यानी डिग्री 1 हो, तो उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। और अगर 2 हो, इस तरह हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह करे आगे लाख इसमें टर्म्स हों, हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट, तो ये अब क्या है, इसमें 2 आ गई है डिग्री, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। और ये क्या है जिसमें 3 होता है, इसको कहते हैं क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 होती है, और जिसकी 4 हो, यहाँ पे 4 तक भी जाते हैं, x4 हो ऊपर, तो इसको कहते हैं, आगे जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। देखें क्वाड्रेटिक 2 थी तो ये बाय क्वाड्रेटिक डबल हो गया। तो ये मैंने आपको पोलिनोमियल की टाइप समझा दी हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स भी और विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट भी, सही है। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये जो प्लस माइनस करने का तरीका मैंने आपको बताया है, यहाँ पे माइनस हो तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट माइनस हो जाते, सिर्फ 3 की जगह 1 हो जाता, सही है। ये आपने खुद आप देखेंगे, एक्सरसाइज आपको देखनी पड़ेगी और फिर आपको ये इंशाल्लाह और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको जो है वो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, इससे पोलिनोमियल की टाइप्स हो गई हमारी, सही है। अब आगे मज़ीद जो चीज़ें हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, पैटर्न, एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी होल नंबर में और उसका नाम है पैटर्न, सही है। देखें वहाँ पे तो पैटर्न क्या चीज़ थी, इसी तरह था ना कि 2 4 6 8 10, आगे क्या आ रहा है एक ब्लैंक दे दी, या मिसाल तौर पे 2 4 8 16 32, आगे क्या आ रहा है। तो इसमें यह होता था कि या चीज़ें प्लस हो रही होती थी या मल्टीप्लाई हो रही थी, या अब वो भी कर लेते हैं, माइनस वाला भी कर लेते हैं, या चीज़ें माइनस हो रही होती हैं, आगे पूछते हैं अब यहाँ क्या आएगा, या आखिरी ये कि डिवाइड हो रही होती हैं उसकी मल्टीप्लाई को यूलोट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखें उस पैटर्न में 4 ही चीज़ें हो सकती हैं, आपने समझना होता है कि इसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब देखें यहाँ 2 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, यहाँ पे माइनस हो रही हैं, 2 2 माइनस हो रहा है।
यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं दो दो, सही है। तो ये पैटर्न हम पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है इसमें जो अलग चीज़ है, उसने पैटर्न को मज़ीद डिवाइड किया है, को कहते हैं अरिथमेटिक पैटर्न, अरिथमेटिक पैटर्न, और एक को कहते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न। अरिथमेटिक पैटर्न वो है जिसमें चीज़ें प्लस हो रही होती हैं या माइनस हो रही होती हैं, और ज्योमेट्रिक पैटर्न वो है जिसमें चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या डिवाइड। तो आपसे कोई भी पैटर्न देख के ये भी पूछ सकते हैं कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, तो आपने देखने अगर प्लस हो रही है या माइनस हो रही है तो वो अरिथमेटिक है, मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है तो वो ज्योमेट्रिक है, सही है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, बाज़ औक़ात पैटर्न ऐसे भी होते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे देख के साथ बता दें, यानी कि अंदाज़ा लगा लें कि इस पैटर्न में क्या हो रहा है। ये मैंने पैटर्न लिखा है, मुझे बताएं इसमें क्या हुआ है। इसमें प्लस हो रहा है, आखिर तक देखने हैं, पैटर्न समझने के लिए आखिर तक देखने हैं। इसमें प्लस हो रहा है, 1 से 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, अब तो आगे 5 हो गया, ये तो रूल ही चेंज हो गया। प्लस हो रहा तो एक एक होना चाहिए था, ये 5 6 7 8 होना चाहिए था, ये तो कुछ और हो रहा है। माइनस हो रहा है, माइनस तो हो ही नहीं रहा, वैल्यू बढ़ रही है तो माइनस कहाँ से होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, ये तो फिक्स हो ही नहीं है ना। डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक और पैटर्न नया आ गया है। जब भी आपको समझना है एक पैटर्न में कि प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई, देखें अर्थमेटिक पैटर्न और ज्योमेट्रिक दोनों नहीं है, इसमें कुछ और हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने ये देखना है कि इसमें फिर यही हो सकता है कि ये जो दो टर्म्स हैं, पहली दो ये मिल के कुछ तीसरा ऐसा कर रही है कि तीसरी टर्म बन रही है, और फिर ये दो टर्म दूसरी और तीसरी मिल के कुछ ऐसा कर रही है कि ये वाली बन रही है, और ये फिर ये मिल के ऐसा कुछ कर रही है कि अगली टर्म बन रही है। तो देखें ये दो प्लस होके 3 बना रही हैं, 2 और 3 ने प्लस होके 5 बना दिया, 3 और 5 ने प्लस होके 8 बना दिया, 8 और 5 ने प्लस होके 13 बना दिया। अब ये ना अर्थमेटिक पैटर्न है ना इसमें प्लस, ना देखें फिक्स चीज़ नहीं है ना, सारा ना प्लस हो रहा है उस तरह का जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो वाला पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं फिबोनाची पैटर्न, सही है, इस तरह का नाम है इसका फिबोनाची। बस एक ही चीज़ है इसमें अलग, जो मैथमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक है, सही है। तो ये आपने अलग से नोट करनी है। अच्छा, फिर आपको ज्योमेट्री इसमें अलजेब्रा में बाज़ औक़ात इस तरह की एक चीज़ दे देगा 2n+3, ये एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा जी फाइंड 6 टर्म। अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये अजीब सा फार्मूला दे दिया और कह रहे हैं कि 6 टर्म निकालें, तो हम कैसे निकालें अब 6 टर्म इसकी। तो बहुत आसान सी चीज़ है, जितना देखने में मुश्किल लग रहा है करने में उतनी आसान है। ये जो n है ना, n इसकी जगह 6 पुट कर लें, 2 6 + 3, तो ये 15 बन गया। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 6 टर्म इसकी 15 है। 7 कह रहे तो n में 7 डाल दें, 10 कह रहे तो n में 10 डाल दें, सही है। तो ये एक पैटर्न अलग थोड़ी सी चीज़ थी इसमें। अब मज़ीद ज्योमेट्री में देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, करने की कोशिश करनी है। रूल मैंने आपको पीछे बता दिए, पॉलिनॉमियल की कुछ चीज़ें समझा दी हैं। अब इसमें एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, ग्रेडियंट्स हैं, फिर फार्मूलाज हैं। ग्रेडियंट्स वाले में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वाड्रेंट, सही है। क्वाड्रेंट आपने देखा होगा एक्स और वाई एक्सिस पे इस तरह के क्वाड्रेंट बने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। ये देखें, ये मैंने बना दिया, ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाली, ये हमने पीछे ग्राफ्स में पढ़ी थी। ये जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, सही है। फिर हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, ये जो राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, +1 +2 +3 +4 +5, सही है। और ये जो नेगेटिव साइड पे होती है ये वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे होती हैं, नेगेटिव होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह वाई एक्सिस में ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती हैं,
+1 +2 +3 +4, नीचे वाली नेगेटिव होती हैं, -1 -2 -3। अच्छा, अब क्वाड्रेंट कैसे बनेंगे देखें, ये पहला क्वाड्रेंट होता है ये वाला तरतीब से, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। अब देखें पहले क्वाड्रेंट में ये एक्स है पहले क्वाड्रेंट का, और ये पहले क्वाड्रेंट का वाई है, यानी पहला क्वाड्रेंट आप अलग से बनाना चाहें तो ये है, ये है, ये एक्स है पहले क्वाड्रेंट का और ये वाई है पहले क्वाड्रेंट का। अब मुझे ये बताएं कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरफ वाली वैल्यूज जो होती हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में। पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई ऊपर वाली, देखें राइट एक्स में राइट साइड पॉजिटिव होती है, राइट साइड हमेशा याद रखें, राइट सीधी पॉजिटिव होती है, लेफ्ट उल्टी नेगेटिव होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव होती है वाई में, नीचे वाली नेगेटिव होती है। तो आप देखें इसमें एक्स राइट साइड है, वाई ऊपर है, तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, सही हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ये वाई है सेकंड क्वाड्रेंट का, ये एक्स है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसमें वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव है, सही है। थर्ड में देखें, थर्ड में एक्स ये है, थर्ड का एक्स ये है, वाई ये है, ये थर्ड है, थर्ड इस तरह बन रहे हैं। इसमें एक्स नेगेटिव ही है, वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए। फोर्थ में क्या है, फोर्थ ये है, देखें ये एक्स का, ये वाई का। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, सही है। मैंने चारों क्वाड्रेंट बनाना बता दिया बहुत आसान तरीके से। अब इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं, इसमें सवाल ये आ सकते हैं कि डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जी सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होते हैं या वाई क्या होते हैं, दोनों भी पूछ सकते हैं, एक भी पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बना के पूरा कंसेप्ट समझा दिया। या ये इस तरह की वैल्यू दे के पूछ सकते हैं कि जी वैल्यू है -3 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेगी। देखिए मैंने आपको कहा है पहली वैल्यू हमेशा एक्स होती है, दूसरी वाई होती है। तो देखें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू छोड़ें, 3 है 2 है उसके साथ जो भी है वो अलग से मैं बताता हूँ। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये है सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, सही है। एक्स, अब मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूँ, एक्स -3 है, एक्स -3 ये है, ये -3 लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, इंटीजर में नंबर लाइन में समझा था ये चीज़। और वाई +2 है, तो वाई +2 ये है, ये हमने इधर पुट भी कर दिया, सही है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो है ना वो सवाल आते हैं, सही है। अब इसमें मज़ीद जो है अलजेब्रा में और क्या चीज़ इसमें रहती है वो मैं आपको, जी अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फार्मूलाज हैं, सही है। कुछ फार्मूलाज हैं, मिसाल तौर पे आपने एक फार्मूला a+b² क्या होता है, a-b² क्या होता है, सही है। तो a आसान से शुरू करते हैं, ये 4 5 फार्मूला अपने पास नोट कर लें। a+b² होता है a²+b² +2ab, सही है। जबकि a-b² क्या होता है, ये होता है a² +b² -2ab, सही है, माइनस लग जाएगा ए बी के साथ। और फिर तीसरा एक फार्मूला है, वो है a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है, वो होता है a - b a+b, सही है। अच्छा, चौथा फार्मूला एक देखने, x+a और x+b क्या होता है, ये होता है x² +a+b x+ab, सही है। और इसमें 2 फार्मूलाज और रह गए हैं, सही है। ये जो 4 फार्मूलाज हैं ये पेज नंबर 127 पे लिखे हुए भी हैं, आप देख भी सकते हैं, सही है, पेज नंबर 127 पे हैं। और आगे 2 फार्मूलाज मज़ीद हैं इसमें, वो है पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर 139 पे, सही है। 2 फार्मूलाज और हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है a+b³ होल क्यूब, देखो ऊपर b² था, यहाँ पे b³ है, ये होता है a³ +3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² और प्लस b³ सही है। यानी कि एक क्यूब किया, b³ किया, फिर एक में 3 के साथ ए को स्क्वायर कर दिया और एक में 3 के साथ b को स्क्वायर कर दिया सही है। a माइनस b³ क्या है, a³ माइनस 3a²b, यानी कि साइन सिर्फ चेंज कर दिया है इसने यहाँ पे एक के साथ और ये इसके साथ भी। तो देखें ये फार्मूलाज आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये पेज नंबर 139 पे पूरा पूरा प्रूव है इसका। देखें कि ये फार्मूला कैसे प्रूव हुआ है, इसको आप तोड़ के भी कर सकते हैं सही है। यानी 6 फार्मूलाज नोट कर लें पहले अपने पास, इसको आप तोड़ के भी कर सकते हैं। a+b³ कैसे आया, तो a+b³ को a+b² में और a+b में तोड़ दें पहले, फिर a+b² का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है, फिर इसको और उसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको a+b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यही फार्मूला आपके पास निकल आएगा सही है। फिर आपने प्रूव करना हो कि ये जो फार्मूला है, मिसाल तौर पे ये मैं प्रूव कर रहा हूँ ये मैं प्रूव कर रहा हूँ कि a-b और a+b बराबर होते भी हैं या नहीं a² माइनस b² के। तो इसमें देखें सीधा सीधा मल्टीप्लाई है ना, दो टर्म्स इधर हैं, दो इधर हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। a पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b से होगा, फिर इस तरह माइनस b पहले a से होगा और फिर b से होगा। तो करके देख लें, a से मल्टीप्लाई होकर a² हो गया और a b से मल्टीप्लाई होकर प्लस ab हो गया, माइनस b और a मल्टीप्लाई होकर माइनस ab हो गए और b आपस में प्लस होकर b² हो गए। माइनस ab और प्लस ab आपस में कट के तो आखिर में देखें आपके पास यहाँ पे माइनस b² है, a² और माइनस b² प्रूफ हो गया। ये फार्मूला प्रूफ ही हो गया। तो इनको आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको MCQs में प्रूव करने का तो नहीं कहेगा सही है। तो ये याद रख लें 6 फार्मूलाज हैं, इसमें एक आध ये वाला शायद आपको कोई मुश्किल लगेगा, लेकिन देखें प्रूव है। अब ये जिस तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई करके प्रूव किया है, आप x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर x को b से कर लें, फिर a को x के साथ, तो ये आखिर में आपके पास फार्मूला निकल आएगा सही है। यहाँ पे जो है ना उसने कॉमन ले लिए। फिर अच्छा, ये कॉमन लेने का तरीका और ये फैक्टर बनाने का तरीका ये भी आपको पता होना चाहिए सही है कि फैक्टर कैसे बनाते हैं और कॉमन कैसे लेते हैं सही है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नंबर 146 पे भी इसने ये फार्मूला दोबारा लिखे हुए हैं 4। अच्छा देखें, जो फैक्टर बनाने का तरीका है ना, वो देखें उसका मकसद मिसाल तौर पे x² + 5x + 6 ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास सही है, एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना ये दरमियान वाली ये जो वैल्यू होती है इसको तोड़ते हैं सही है, ताकि हमारे पास सवाल हल हो जाए। तो इसको आप 5x को किस में तोड़ सकते हैं, 5x कैसे बनता है, 3x और 2x को जमा करके बनता है सही है। और ये जो 3 है ये 2 है, इसमें तब तोड़ रहे हैं इसको कि 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बना रहे हैं। तो आगे वाले नंबर को भी देखने हैं ताकि वो अभी आपको समझ आएगी क्यों हम इसको 3 और 2 में तोड़ रहे हैं। x² + 2x + 3x सही है, ये 5x की जगह ये लिख दिया +6। अब कामन लेने का तरीका भी आसान है। देखें x² और 2x को एक जगह रखते हैं, 3x और 6 को एक जगह रखते हैं। x² और 2x में क्या कामन है, x कामन है, x जब कामन ले लिया तो अंदर x + 2 बच जाएगा सही है। इसी तरह 3x और 6 में क्या कामन है, 3 कामन है, जब ले लिया तो x + 2 अंदर बच जाएगा। तो ये देखें ये x + 2 और x + 2 कामन आ गया हमारे पास, इसको एक ही बार लिखेंगे x + 2 और इसको x + 3। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। तो तोड़ने अब ने तभी 5x को 2x और 3x में तोड़ा है कि ये 2 और 3 इसका जो है वो आगे 6 को देख के सही है। तो इस तरह आपने नंबर को उसी में तोड़ना है कि वो दो नंबर के दो कोफिशिएंट हैं वो मल्टीप्लाई होकर ये आगे बना रहे हों सही है। तो फिर आपका सवाल आराम से हल हो जाता है। तो ये फैक्टराइजेशन होगी सही है। तो बहरहाल इसमें जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, एक और चीज़ है सही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखें कितने लॉज हैं, ये आपने देखने हैं पेज नंबर 151 पे
प्रोडक्ट लॉ क्या है? एक्सपोनेंट तो मैंने आपको समझाया हुआ सही है, ऊपर वाली जो टर्म होती है वेरिएबल के ऊपर, इसके ये लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट आपको नाम से ज़ाहिर है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सही है, कि जब एक्सपोनेंट सेम हो, मैंने आपको बताया जब एक्सपोनेंट सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो तो वो प्लस आराम से हो जाते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो खैर एक्सपोनेंट सेम ना भी हो, वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही है, मैंने करके भी दिखाया था। यानी कि 2x² और यानी x² और x³ हों अगर, तो अब वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट सेम नहीं भी हैं, तो वो उसका आंसर आ जाएगा x5 आ जाएगा। यानी कि ऊपर जो एक का 2 है, एक का 3 है, वो प्लस हो जाएंगे। यानी प्रोडक्ट लॉ का मतलब ये है कि अगर बेस या वेरिएबल सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में जम हो जाते हैं, सही है, मल्टीप्लाई नहीं होते, जम हो जाते हैं। x² और x3 मल्टीप्लाई होकर आपस में x5 हो जाएंगे, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है आपस में, सही है। कोशेंट लॉ उसका ऑपोजिट है, डिवाइड है, सही है। तो डिवाइड करना हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ, देखें कोशेंट लॉ आगे आ जाता है। डिवाइड में ये होता है ना कि नीचे वाला नंबर जब ऊपर आता है, एक तो देखें ये है डिवाइड में, देखें प्रोडक्ट लॉ ये है कि x² और x³ मल्टीप्लाई होकर आपस में x वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x5 बन जाएगा, सही है। जो कोशेंट रूल है जिसको डिवाइड भी कहते हैं वो ये है कि अगर ये दो डिवाइड हो रहे हैं आपस में, एक तो ये है कि ये काट भी सकते हैं आपस में, सही है। काट कैसे सकते हैं? जिस तरह हम 15 और 10 को काटते हैं, ऊपर 15 और 10 हो तो 5 से काट देते हैं, 3/2 आ जाते हैं, सही है। तो या नीचे 5 हो ऊपर 15 हो तो ये पूरा पूरा 3 आंसर आ जाता है कट के। तो यहाँ पे ये कट के क्या आएगा? यहाँ पे कट के ज़ाहिर बात है ये, यानी कि 3 2 के साथ कटेगा तो आंसर x1 आ जाएगा, सही है। यह इसका एक और हाल है कि इसको ऊपर ले आएं। इसको ऊपर लाने के लिए जब इसको ऊपर लाते हैं, हमेशा ऊपर लाते हैं जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो इसका जो 2 है ये -2 हो जाता है, सही है, ऊपर आके। तो अब देखें वही मल्टीप्लाई वाला तरीका इस्तेमाल कर लें, 3 - 2, सही है। तो ये आंसर x1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन रूल है। इस तरह पावर रूल क्या है? पावर मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट में जो है वो पावर प्लस हो जाती है, सही है। जीरो एक्सपोनेंट रूल, एक चीज़ आप बता रहे हैं, जीरो एक्सपोनेंट रूल, ये देख लेते हैं। जीरो एक्सपोनेंट रूल वही है जो मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कि अगर एक्सपोनेंट ज़ीरो होगा, पीछे नंबर बेशक 1 लाख भी है, यहाँ पे 2 है, देखें तो 2 का 0 था तो आंसर 1 आएगा हमेशा। इधर 1 लाख भी लिखा हुआ ऊपर 0 हो तो आंसर 1 ही होगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या है? आगे एक चीज़ रहेगी नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, मैंने आपको भी बताया है कि अगर नीचे नीचे वाली जो डिवाइड हो रहे हैं जो एक्सपोनेंट, उसको ऊपर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ये देखें इसने इसको ऊपर लाया तो ये 3 जो 2 था ये 3 - 2 हो गया, सही है। तो इसमें और क्या चीज़ रहेगी ये? अच्छा हाँ, पावर एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो -2, ये जिस तरह कह रहे हैं कि -2 है और उसकी पावर 2 है, -2 पावर 2 का मतलब ये होता है -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं तो इसका आंसर 4 है। अगर अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इसका आंसर +4 है। अगर ये 3 बार होता, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो के माइनस, यानी कि अगर ये ऑड होगा तो फिर माइनस होगा आंसर। ये देखें अब 5 है ना, 5 ऑड था तो 32 के साथ माइनस लगा है। अगर ये ऑड इवन होता तो फिर प्लस लगता, सही है। जिस तरह ये यहाँ भी ऑड है तो माइनस लगा है, यहाँ पे इवन था तो प्लस लगा है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी ऑड था तो माइनस लगा है, यहाँ पे इवन था तो प्लस लगा है, सही है। अगर पावर ये एक्सपोनेंट इवन है, सही है, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो फिर आंसर के साथ प्लस लगेगा, और अगर ऑड है तो माइनस लगेगा। ये इसका
रूल था, एक्सपोनेंट रूल कहते हैं, ये 4-5 एक्सपोनेंट रूल थे, सही है। तो बहरहाल इसको आपने देखना है, सही है। इसमें कोई चीज़ रह भी गई हुई तो आगे हमने वैसे भी 9-10 की भी मैथ करनी है, सही है। 9-10 की कुछ चीज़ें हमने करनी है। मैंने आपको बताया था ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने खुद देखनी है, सही है। रिव्यू एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से एमसीक्यूज डायरेक्ट उठाते हैं। मैंने कल के सेशन में भी बात की थी, ऑनलाइन सेशन में। तो बहरहाल अलजबरा में कोई चीज़ रह भी गई हमसे तो वो आगे हम 9-10 के साथ कर लेंगे। 9-10 अभी हमारी रहती है, सही है। तो फिलहाल अलजबरा में मैं अभी मज़ीद भी देखता हूँ। ये देखें, मल्टीप्लाई करने का तरीका, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, ये सारा जो है ना वो मैंने आपको रूल बताया है, सही है। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को कह लें या दो एक्सप्रेशंस को, तो उसमें हमेशा नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे प्लस होता है तो माइनस हो जाती है, जिस तरह ये है, सही है। उलट जाती है नीचे वाली वैल्यू, सही है। प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। बाकी रूल वही है, लेकिन लाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। देखें, लाइक के नीचे लाइक रखी हुई है उसने, सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट वाली ऊपर नीचे रखी हुई है। सेम वेरिएबल नहीं होगा या सेम एक्सपोनेंट नहीं होगा तो वो तो ना प्लस हो सकती है ना माइनस हो सकती है, सही है। तो बहरहाल ये चीज़ आपने देखनी है। सबसे पहले दो टर्म्स दी हुई और कहे इसको प्लस करें माइनस करें, तो सबसे पहला काम ये करना है कि वर्टिकल मेथड होता है, सही है। वर्टिकल मेथड का मतलब होता है ऊपर नीचे रख के इस तरह, ये जिस तरह इसने किए हुए। और इसमें ये ध्यान रखने कि लाइक टर्म्स ये ना हो कि ऊपर एक्स और एक्स के नीचे वाई लिखते हैं, सही है। उसको अरेंज करके लिखने हैं, एक्स के नीचे एक्स वाली लिखनी है, वाई के नीचे वाई वाली लिखनी है, जेड के नीचे जेड वाली लिखनी है। वेरिएबल का ध्यान भी करना है, एक्सपोनेंट का भी करना है। अगर यहाँ पे 7z² होता तो आप उसको कभी भी 7z के नीचे नहीं लिख सकते थे, उसको अलग से लिखते फिर, सही है। 7z² और 7z आपस में प्लस नहीं हो सकते। प्लस में शर्त है कि उसका वेरिएबल के साथ साथ एक्सपोनेंट भी सेम होगा। जबकि मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही है। मल्टीप्लाई में एक ही शर्त है कि उसका सिर्फ वेरिएबल सेम हो, बस पावर उसमें वैसे भी प्लस हो जाती हैं। अच्छा, ये देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ये हम करके आ गए हैं। डिग्री जिसकी 2 हो वो क्वाड्रेटिक है, जिसकी 3 हो क्यूबिक है, ये क्यूबिक है। ये बाई क्वाड्रेटिक है, जिसकी 4 हो, ये हम करके आ गए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक चीज़ लाता भी है, सही है। अच्छा, इक्वल कौन सी होती हैं, ओपन और क्लोज सेंटेंस। हाँ, ये चीज़ एक देख लें, ओपन और क्लोज सेंटेंस। ओपन सेंटेंस वो है कि जिसमें हमें देखें, ये मिसाल दे रहे हैं कि 60 - x = 2 है। 60 - x = 2 ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस इसलिए कि हमें इसका आंसर नहीं पता क्या है, हमें क्या पता है अब x क्या है इसमें। तो हम तो इसको हल करके इसको x की वैल्यू पता चलेगी तो हमें पता लगेगा ना कि ये वैल्यू क्या है। जबकि नीचे देखें 60 - 58 की मिसाल दे रहे हैं कि ये क्लोज है, इसका आंसर हमें पता है सामने के 2 आंसर आ रहे हैं। जबकि ऊपर वाले में जब तक x की वैल्यू नहीं पता लगेगी तो हमें क्या पता है आंसर क्या है, सही है। तो ये ओपन और क्लोज भी आ गया। मैं साथ साथ इसलिए देख रहा हूँ कि कोई चीज़ इसमें मज़ीद भी हो। अच्छा, ये देखें जनरल टर्म अर्थमेटिक सीक्वेंस। मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म ये है, ये जनरल टर्म है an = ये आपको पेपर में देगा, सही है। ये आपको पेपर में देगा, फिर पूछेगा कि आपको मिसाल के तौर पे ये देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसमें से 10 टर्म फाइंड करके दें, 9 करके दें, 7 करके दें। तो n की जगह आपने वो पुट करने है। ये d क्या चीज़ है, d का मतलब है डिफरेंस। देखें, जो अर्थमेटिक, ये सीधी अर्थमेटिक सीक्वेंस की ये वाली जनरल टर्म है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस हमेशा सेम होते हैं। देखें 2, 4, 6, 8, 10 आगे पूछ रहा होगा कि आगे क्या आएगा, पीछे सबका डिफरेंस सेम है। वो जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस सेम नहीं होता। तो ये डी की जगह डिफरेंस होता है, सही है। डी की जगह क्या होता है, डी का मतलब है डिफरेंस। टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, 2 का है, 4 का है, 6 का है, ये देख लेते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल इसने की है यहाँ पे -2, 3, 8, 13, 18 आगे क्या आ रहा है, सही है। तो इसका डिफरेंस क्या है, देखें सब वैल्यूज़ के दरमियान 5-5 का डिफरेंस है। -2 से कंफ्यूज नहीं होना आपने, -2 और 3 के दरमियान 5 की डिफरेंस होते हैं। आगे देखें 8, 13, 18। तो इसमें देखें डी क्या है, डी तो 5 निकल आया, सही है। डी हमने निकाल दिया 5। अब फार्मूले में A1 क्या है, A1 होती है पहली वैल्यू, कौन सी, पहली -2 है।
देखिए -2 डाल दिया, n डाल दिया, तो ये पूरा आंसर निकल आया जो पूछ रहा था। 9वीं टर्म पूछ रहा था, 19 पूछ रहा था, सही है। तो 19 निकालने का ये तरीका है कि ये फार्मूला डाला, सही है। फार्मूले में डी की जगह जो डिफरेंस आ रहा है वो डाल दिया, और 19 जो है वो 19 टर्म पूछ रहे, तो ए एन इज इक्वल टू, देखें 19 टर्म पूछ रहे तो एन, इसका मतलब है ए 19 पूछ रहे आपसे, सही है। ए 19 पूछ रहे, डिफरेंस क्या है 5 है, और डी की जगह 5 डाल दिया, सही है। 5n-7 हो गया, ए एन इक्वल टू 5n-7, और एन की जगह क्या डालना है, एन की जगह जो टर्म पूछ रहे 9th पूछ रहे और 19 पूछ रहे, तो पहले 9 डाले उसने, तो 9 टर्म की वैल्यू आ गई 38। फिर 19 भी पूछ रहे ऊपर, तो एन की जगह 19 डालने हैं, जो टर्म पूछ रहा हो वो एन की जगह वैल्यू डालनी है, मैंने पीछे भी बताया, सही है। तो ये बहरहाल ये जो फार्मूला है ये किसका है, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, सही है। फिबोनाची सीक्वेंस की कभी भी ये फिबोनाची सीक्वेंस से पीछे मैंने बताया था, जिसमें न प्लस और होता है, न माइनस, न मल्टीप्लाई, न डिवाइड, सही है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मैंने आपको समझा दिए हैं क्या होते हैं। ये जो है वो, अच्छा ये पीछे सेट है, ये 8 की बुक थी, सही है। इसमें कोई चीज़ रह भी गई हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके साथ 9-10 के साथ करा दूंगा। वैसे ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इसमें कवर कराई हैं। ये 7th है, 7th भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कोई चीज़ रहे तो नहीं गई इसमें भी। देखें ये सारा वही है, यानी कि ये पोलिनोमियल की टाइप्स वगैरह मैंने आपको सारी बताई हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फ़र्क मैंने बताया है। ओपन और क्लोज सेंटेंस यहाँ पे भी आ गया। ये वेरिएबल क्या होता है, सही है। नंबर पैटर्न क्या होते हैं ये मैंने आपको कराया है, सही है। अच्छा आगे देख लेते हैं और कोई चीज़ न रहेगी। और अनलाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है। ये देखें पोलिनोमियल टर्म्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट मैंने आपको बताया था। जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये देखें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये मैंने आपको कराया है। अच्छा पोलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। इस तरह लाइक टर्म्स को एक जगह रखने ऊपर नीचे। देखें अब 5a² की लाइक टर्म जो थी 9a², उसको उसने नीचे रखा है उसके। इस तरह लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे रखा है। ये देखें किसी की लाइक टर्म नहीं बन रही तो उसको छोड़ दें बस। लेकिन अच्छा ये देखें फिर इसमें और क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट। ये एक्सरसाइज आपने खुद करने की कोशिश करनी है। इसमें यही है, कहीं पे प्लस और होगा, कहीं पे माइनस और होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई हो रही होंगी चीज़ें। अच्छा ये देखें ये मैंने आपको सारी चीज़ें कराई हैं कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और इसमें कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे। डिग्री क्या है, सही है। ये फिर अच्छा सॉल्व, ये देखें बहुत आसान आसान तरीक़ों से बता रहे हैं। अच्छा फिर बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ भी होती है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, ये मिसाल तौर पे एक इक्वेशन दे देगा, सही है। कोई भी इक्वेशन है, ये आपको दे देगा 5x + 3 और साथ x की वैल्यू भी दे देगा। मिसाल तौर पे x की वैल्यू कहेगा 2 है, तो कहेगा आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो सिंपल 3x की जगह उसकी वैल्यू डालनी है, तो ये बन गया 10 + 3 13। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आसान आसान भी होती हैं। अच्छा फिर इसमें ये देखें इस तरह के सवाल होते हैं कि इकरा जो है उसकी एज, मैं कहीं फिक्स कर लेता हूँ। इकरा जो है वो अपनी जो बेटी है, कह रहा है कि इकरा इज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी कि अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, सही है। 12 साल बाद
कहते हैं कि उन दोनों की उम्र 69 साल हो जाती है, तो अभी की उम्र उनकी मालूम करें। देखें, ऐसी कोई भी चीज़ आ गई तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि दोनों की जो है वो जो उम्र है उसको आपने सपोज कर लेना है, सही है। यानी कि यहाँ पे उसने ये कर लिया कि लेट्स डॉटर एज इज इक्वल टू एक्स, सही है। अगर डॉटर एक्स यानी कि बेटी की एज को उसने एक्स सपोज कर लिया, सही है। तो एकरा की उम्र कह रहे हैं कि 4 टाइम ज़्यादा है अपनी बेटी से, तो एकरा की एज 4x होगी। ज़ाहिर बात है 4 गुना ज़्यादा है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x उसकी आ गई। अब क्या कह रहे हैं, 12 साल बाद कह रहे हैं। 12 साल बाद, अगर पहले हमने कहा था कि डॉटर की एज x है, तो 12 साल बाद डॉटर की एज x प्लस 12 हो जाएगी। देखें, x मल्टीप्लाई बाई 12 नहीं करना, मल्टीप्लाई हमेशा उसको यानी कि कितने गुना ज़्यादा है तब ज़रब देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 साल बाद कितनी होगी, तो ज़ाहिर बात है देखें आपकी एज मिसाल के तौर पे अभी किसी की एज 25 है, सही है। तो x 25 है, तो 12 साल बाद कितनी होगी, तो आप x प्लस 12 करेंगे ना, 25 प्लस 12 करेंगे, मगर मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, सही है। तो उसकी एकरा की एज ज़ाहिर बात है 4x थी, तो 12 साल बाद 4x प्लस 12 हो जाएगी, सही है। तो अब कह रहे हैं कि उन दोनों की एज अभी 69 साल है, तो x प्लस 12 जो उसकी बेटी की बन रही है और एकरा की 4x प्लस 12, तो टोटल मिला के 69 बन गई। तो अब देखें x की उसने वैल्यू निकाल दी है कि उसकी बेटी की उम्र 9 साल और एकरा की 36 साल बन रही है, 4 गुना ज़्यादा है, ये भी प्रूव हो गया, सही है। तो इस तरह के सवाल होते हैं, इसमें आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले ये करने है कि सपोज कर लेने हैं, सही है। सपोज फलां की है, ये कुछ चीज़ें उसने दी होती हैं, एक आध चीज़ मांग रहे होते हैं आपसे, सही है। तो उसका फार्मूला देखें, फार्मूला जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। उसने पूछा हुआ क्या था आपसे, ये पूछा हुआ था कि जी एकरा एकरा माँ है, सही है, और उसकी बेटी है, एक डॉटर है, सही है। तो कह रहे हैं कि जी एकरा जो है वो अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। माएँ ज़्यादातर ज़ाहिर बात है 4 गुना तो बड़ी होती हैं ना। अगर बेटी 10 साल की है तो माँ 40 साल की होती है अमूमन, सही है। तो लेकिन यहाँ पे आपको वो डायरेक्ट एज नहीं दे रहा, सिर्फ कह रहे हैं कि जी एकरा जो है वो अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। तो आप बेटी की उम्र को एक्स मुराद ले लें। लेट्स सपोज अलजबरा में तो यही होता है, एक्स वाई यही होते हैं ना, कि बेटी की उम्र एक्स है, जी हमें नहीं पता, लेकिन चलिए हम उसको सपोज कर लेते हैं एक्स है। और जब उसकी एक्स है तो उसकी माँ की ज़ाहिर बात है 4x है, 4 गुना बड़ी है उससे, सही है। यहाँ तक मसला हल हो गया, नोट कर लिया। अब वो आपको अगली चीज़ क्या दे रहे हैं, अगली चीज़ कह रहे हैं कि 12 साल बाद, जी कह रहे कि 12 साल बाद इन दोनों की उम्रें मिलाएंगे हम। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये समझेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। कहते हैं जी 12 साल बाद दोनों की उम्रें हमने मिला के देखी हैं, तो वो 69 बन रही थी, दोनों की जमा करके देखी हैं। तो पहले 12 साल बाद तो जाए ना, 12 साल बाद बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर अभी एक्स है तो ये हो जाएगी, और इकरा की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि 12 12 जमा हो जाएगा दोनों की एज के साथ। जब हमें ये भी पता लग गया कि 12 साल बाद उनकी ये एज है, यानी कि फार्मूले में आ गया, और टोटल भी हमें पता है 69 है, तो जमा कर लें दोनों की एज, 69 आ गई। तो अब एक्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा, सही है। एक्स निकाल दिया, जब एक्स निकाल दिया तो फिर 4x निकालना भी आसान है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, सही है। आपने चीज़ों को पॉज कर लेने। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दो नंबरों को जमा करें तो 35 बनता है। फिर कहते हैं कि एक नंबर दूसरे से 7 ज़्यादा है, 7 क्या है, ज़्यादा है। तो कहते हैं दोनों नंबरों को फाइंड करें। छोड़ें, हम बुक को छोड़ें, हम खुद करते हैं इसको अपने आसान देसी तरीके से। वो ये नहीं कहे, तरीका आपका नहीं देखेगा। क्या कह रहे हैं जी, दो नंबरों को जमा करें तो 35 बनते हैं, सही है। लेट्स सपोज एक नंबर एक्स है, दूसरा वाई मुराद ले लेते हैं, दोनों को जमा करें तो 35 बनते हैं, सही है। यही कह रहे हैं ना। फिर कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे से 7 बड़ा है, सही है। यानी कि एक नंबर दूसरे से 7 क्या है, बड़ा है, सही है। और उनका सम जो है वो 35 है, सही है। अब देखें इसमें इसमें वाई वाई छोड़ें, एक नंबर एक्स है,
वाई हम लगाते तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। दूसरा x+7 है, ये 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है। यानी कि एक x है तो दूसरा उससे 7 बड़ा है, तो x+7 ही हो गया ना। वो दोनों का जमा करें तो ये एक वाले से ज़्यादा आसान सवाल है। x+7 देखें, एक नंबर x है, दूसरा x+7 है, क्योंकि उससे 7 बड़ा है। दोनों को जमा कर लिया तो 35 आंसर आ रहा है। तो x+x 2x होता है, +7 35। अब x फाइंड करने के लिए 7 को उधर ले जाएं, 7 को उधर लेके जाएंगे तो 35 - 7 हो जाएगा, 2x = 28 हो जाएगा। और अब x को 2 अलग करें x से तो x 14 बन गया, सही है। x क्या बन गया? 14 बन गया। एक नंबर क्या है? 14 है। एक नंबर हमारे पास निकल आया, 14 है। तो दूसरा क्या है? दूसरा x+7 है, तो 14 + 7 21 है। अब देखें, एक 14 है, अब हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक 14 है, एक 21 है, तो 7 बड़ा भी है, ये भी ठीक साबित हो गया। और ये भी साबित हो गया कि 14 + 21 35, तो इनका जमा भी 35 बन रहे। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं इसमें, सही है। मज़ीद कोई चीज़ इसमें रहेगी या आपको समझ ना आई, आपने इसको करना है। हम एक सेशन मैथ को और कर लेंगे, एक हमने कल किया, उसमें कुछ लोग नहीं भी थे, हम एक और कर लेंगे। अभी कोर्स भी कवर नहीं किया हुआ ज़्यादा लोगों ने, तो उसमें कोई मसला परेशानी आ जाती है आप मुझे साथ साथ भी भेज सकते हैं, सही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, बाज़ लोग मुझे भेजते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं, पिक्चर निकाल के भेज देते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि तैयारी कर रहे हैं सारे, सही है। तो आपने कोई चीज़ मुझे समझ ना आई, ये क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा दिए, सही है। ये वही क्वाड्रेंट समझा रहे हैं। ये देखें, पूछते हैं कि एक एक कौन से क्वाड्रेंट में है। मैंने आपको एक मिसाल दे के भी समझाया था। ये क्वाड्रेंट बना भी सकते हैं आप, जिस तरह हमने निकाला था, तो -3 इस तरह ऐसी जगह आया था, इस तरह, और y ऐसी जगह आया था, तो ये आप ऐसे बना भी सकते हैं, ये सही है। या नहीं, इस तरह ये बनाएंगे, इस तरह, सही है। तो ये देखें, इसमें ये एक्सरसाइज बस आगे ज्योमेट्री शुरू हो गई है। तो सिक्स जो है वो, सिक्स हार्ड में मेरे पास नहीं है, लेकिन सिक्स तो इनसे बहुत आसान है। सिक्स में वही चीज़ें थी जो मैंने आपको सबसे शुरू में करा दी थी। सिक्स में इस तरह की चीज़ें हैं, ये कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या है, बेस क्या है, फलां फलां, ये पैटर्न और दूसरा तीसरा। तो बहरहाल अब हमारी मैथ कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह आपने करने की कोशिश करनी है, जो चीज़ें हल ना हुई मुझे बताने हैं, पास नोट कर लेने। ऑनलाइन सेशन एक करेंगे, फिर इंग्लिश शुरू करेंगे, तो उसमें आपने मुझे बता देने, वहाँ पे हम हल करके फिर इंशाल्लाह इंग्लिश पे जाएंगे, सही है।